नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले, बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म, शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर। शहरी विभागानिदेशालय पीएमयू के गठन को मंजूरी। डॉक्टर परवेज के घर से मिले 3 कीपैड फोन। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एटीएस ने लखनऊ में की थी छापेमारी। एग्जिट पोल को दरकिनार कर तेजस्वी बोले, लिख लो 14 नवंबर को मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। गुजरात के केवड़िया पहुंचे सीएम योगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को किया नमन। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे अभिनेता धर्मेंद्र। घर पर ही होगा इलाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। तो राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली धमाके में मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर। तो डीएनए रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां मां के डीएनए सैंपल से मौत की पुष्टि हुई है। तो राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। डीएनए टेस्ट से ये पुष्टि हुई है। तो मां के डीएनए सैंपल से ये मौत की पुष्टि हुई है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। डीएनए टेस्ट से ये पुष्टि हुई है। दिल्ली धमाके में मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर। यह अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएनए टेस्ट में यह कंफर्म हो गया कि दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर उमर मौजूद था और उसकी मौत हो गई है। मां के डीएनए सैंपल से यह मौत की पुष्टि हुई है। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी उमर। तो सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं थी मौत की जानकारी। और अब इस मामले में यह बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां मां के डीएनए सैंपल से मौत की पुष्टि हुई है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। डीएनए टेस्ट में कंफर्म हो गया है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल कार में आतंकी डॉक्टर उमर मौजूद था। तो मां के डीएनए सैंपल से ये मौत की पुष्टि हुई है। यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी उमर। डीएनए टेस्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे, जिसके बाद अब इस मामले में ये बड़ा खुलासा, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली धमाके में मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएनए रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है। मां के डीएनए सैंपल से मौत की पुष्टि हुई। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में ये बड़ा खुलासा, जहां धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी उमर और अब डीएनए टेस्ट से ये पुष्टि हुई है। यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तो कार के मलबे से मिले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवारों के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच हुआ है। और इसी को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ कि धमाके वाली कार में यह आतंकी मौजूद था। मां के डीएनए सैंपल से ये पुष्टि हुई है, मौत की पुष्टि हुई। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां
मां के डीएनए सैंपल से ये मौत की पुष्टि हुई है कि धमाके वाली कार में आतंकी उमर मौजूद था और उसकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बता रहे हैं, जहां सुरक्षा एजेंसियों के पास मौत की जानकारी नहीं थी और अब इस मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां डीएनए टेस्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि धमाके वाली कार में आतंकी डॉक्टर उमर मौजूद था। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में ये बड़ा खुलासा, ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी उमर। डीएनए टेस्ट में शव की शिनाख्त हुई है और इस मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। तो ब्लास्ट केस में ये बड़ा खुलासा हुआ, मां के डीएनए सैंपल से मौत की पुष्टि हुई है। तो धमाके वाली कार में मौजूद था डॉक्टर उमर, मां के डीएनए सैंपल से ये मौत की पुष्टि हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में आपदा पीड़ितों को सहायता देने, राज्य के परिवारों की पहचान के लिए आईडी बनाने और उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में आई आपदाओं, विशेषकर उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हुई आपदा के मृतक व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की सहमति बनी हुई है और इसी के साथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए पक्के मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी फैसला लिया गया है और कमर्शियल संपत्ति को हुए नुकसान पर केस टू केस के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो राज्य के नियोजन विभाग के तहत एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी गई है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जिले के सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस का सघन जांच अभियान चल रहा है। साथ ही पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी किया है। एसपी जगदीश चंद्रा ने बताया कि चेक पोस्ट पर सुरक्षा कर्मियों को चेकिंग के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही पर्यटन शहर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी संदिग्धों पर कड़ी नजर बनाए रखते हुए जरूरत के लिहाज से पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही दिन और रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग भी की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध वाहन या सामान की तत्काल सूचना पुलिस को दें। घटनाओं के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जनपद नैनीताल में भी जगह जगह चेकिंग की जा रही है। जनपद के जितने भी बैरियर्स हैं, जहां पे भी पुलिस के नाके हैं, उन सभी जगहों पे सघन चेकिंग की जा रही है। आज जनपद में 5 जगह पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये फ्लैग मार्च इसलिए किया जा रहा है कि जनता में ये संदेश देने के लिए कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है, सतर्क है और आपकी सुरक्षा के लिए लगातार मुस्तैद है। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां 2 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट से जिले के गदरपुर निवासी 28 साल के युवक हर्षुल सेतिया घायल हो गए। घायल युवक को दिल्ली स्थित लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर घायल हर्षुल के पिता अपने पुत्र के पास दिल्ली रवाना हुए और उसे डिस्चार्ज कराकर घर ले आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर्षुल के पिता से फोन पर बातचीत कर घायल पुत्र का हालचाल जाना और घायल पुत्र के इलाज में पूरी मदद का भरोसा दिलाया है।
हम 4 लोग थे, बेटा भी था और छोटा बेटा भी था, मैं थी और मेरी बहू थी और हम मैरिज के लिए शॉपिंग करने गए थे। हाँ जी, 6 ऐसे ही 6:30 बजे के करीब। हाँ जी, लाल किला के सामने ही थे हम, लाल बत्ती के। हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा सब। हाँ, भगदड़ मच गई, सब सील कर दिया सामने ही सब। घायल थे, उनकी सहायता के लिए कैसे, क्योंकि आप वहाँ अनजान। नहीं, हमारी सब ने सहायता करी है। आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून पुलिस ने वाहन चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सादिक उर्फ घुसपैठिया पकड़ा गया। घटना 9 नवंबर की रात हरबटपुर स्थित क्लाउड वेडिंग पॉइंट के बाहर से हुई थी। वादी की तहरीर पर कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और लगातार सुराग रसी के बाद आरोपी को आदर्श विहार राम के बागसी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए वाहन चोरी करता था। उसके खिलाफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चोरी आर्म्स एक्ट व NDPCS एक्ट के तहत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। और अब बात कर रहे हैं रुड़की की, जहां कांग्रेस की नई संगठनात्मक सूची जारी होते ही नवनियुक्त पदाधिकारियों के घरों पर बधाइयों का तांता लग गया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को दोबारा से अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके आवास पर उत्सव का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने चौधरी का जोरदार स्वागत किया और पुनर्नियुक्ति पर बधाइयां दी। दूसरी तरफ रुड़की के रामपुर गांव में स्थित पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान को रुड़की ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर उनके आवास पर सुबह से ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग फूल मालाएं लेकर पहुंचे और मिठाइयां बांटी और नारेबाजी के साथ अपने नेता का स्वागत किया। साथियों से, वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके रणनीति बना के हम 2027 में रुड़की में कांग्रेस का विधायक हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस एकजुट होकर ये जो पिछले 15 साल से यहाँ बदमाश है इसे खत्म करेगी और रुड़की में कांग्रेस का विधायक। गणेश गोदियाल को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कितनी आस्था रखते हैं, क्या नेतृत्व में उनके किस तरह से? नहीं, पूरी आस्था है। वो कांग्रेस के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता है। मैं उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कार्यकर्ता है। और आगे बढ़ते खबरों में, दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद देश भर में खुफिया तंत्र हाई अलर्ट पर हो गया है। उत्तराखंड प्रदेश में भी पुलिस सतर्कता के साथ सघन चेकिंग चला रहा है। उत्तराखंड राज्य से सटे बॉर्डर सीमा पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। राज्य में आने वाले बाहरी वाहनों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। वहीं कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल के साथ कस्बे व क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाल रही है। फ्लैग मार्च निकाल रहे सीईओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि समाज में शांति व्यवस्था बनाए जाने को लेकर शहर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जैसे कि आपने भी देखा था कि सभी ने PSC हमारे बाकी जो थाने की फोर्सेस है मिलकर उन्होंने फ्लैग मार्च अभी निकाला है कानून व्यवस्था के अंतर्गत। और लोगों ने अपील करने के लिए कि आपस में जो है सौहार्द बनाए रखें और एक मैसेज देने के लिए आज ही हमने फ्लैग मार्च मंगलौर कस्बे में निकाला है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। निर्माणाधीन कंपनी की लापरवाही के चलते देर रात बाईपास कैनाल रोड पर ओवरलोड खनन सामग्री से लदा ट्रक के पिछले टायर धंसने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बता दें कि विकासनगर नगरपालिका क्षेत्र में इन दिनों शहरी विकास विभाग द्वारा सीवरेज व पेयजल काम निर्माणाधीन है, जिसके चलते बाईपास व गलियों को खोलकर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जहां सुरक्षात्मक कार्य न होने से आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पौराणिक महत्व वाले धार्मिक स्थल भीमगौड़ कुंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कुंड का विकास इस धरोहर के धार्मिक महत्व के अनुरूप हो, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना बनाकर सौंदर्यीकरण काम शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आज भीमगोड़ा का जो कुंड है वहाँ पर निरीक्षण किया गया, जो कि काफ़ी एक पौराणिक स्थल भी है और वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आते जाते हैं। उस स्थल पर इस बार बारिश के कारण कुछ लैंडस्लाइडिंग हुई थी और साथ ही वहाँ पर जो स्थानीय नागरिक थे उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो पानी आता है कुंड में उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। साथ ही वहाँ पर अतिक्रमण और रख रखाव की कमी की वजह से टूरिस्ट के आवागमन में कमी हो रही थी, जिसको बेटर करने के लिए साथ ही आने वाले कुंभ महोत्सव से पहले उसको ठीक करने के लिए HRD और नगर निगम की टीम के साथ निरीक्षण किया गया है। उस पूरे एरिया का सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है तथा आसपास की और जो अन्य समस्याएं हैं उसके लिए भी डायरेक्शन दिए गए। और अब खबर देहरादून से है, जहां साहित्य, सिनेमा, संगीत और संस्कृति का संगम देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल का 7वां संस्करण 14 से 16 नवंबर तक दून इंटरनेशनल स्कूल सिटी कैंपस में होगा। तो वहीं थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वॉइसेस ऑफ यूनिटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जस्टिस DY चंद्रचूड़, रस्किन बॉन्ड, नंदिता दास, शेफाली शाह, शोभा डे, जया किशोरी, विशाल रेखा भारद्वाज और उषा उत्थप सहित कई प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी। सीएम धामी वेणु अग्रहरी धींगरा की पुस्तक लिंडिंग लेडीज का लोकार्पण करेंगे। बाल दिवस पर बच्चों के लिए विशेष सत्र होंगे, जबकि उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर लोक संस्कृति और संगीत को प्रमुखता भी दी जाएगी। और अब खबर नैनीताल से है, जहां हर्मिटेज सभागार में सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स कल्याण एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विभिन्न शासकीय विभागों से सेवानिवृत्त हुए 80 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अधिवेशन में जिले भर से आए पेंशनधारियों ने रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्याओं पर अपने विचार रखे। एसोसिएशन के महामंत्री बहादुर सिंह बिष्टू ने कहा कि गोल्डन कार्ड होने के बावजूद पेंशनर्स को निजी अस्पतालों में उपचार नहीं मिल रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पेंशन के राशिकरण की धनराशि की कटौती अवधि 15 साल से घटाकर 10 साल या 8 महीने की जाए, जो पेंशनर्स गोल्डन कार्ड योजना में पुनः शामिल होना चाहते हैं। दीदी है, हम उनको हमेशा ही दीदी करते हैं। और मंत्रिमंडल जो है औतार
ये हमारे पेंशनर एसोसिएशन का एक मोटो रहा है। हर वर्ष हम जो भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी 80 वर्ष की अधिवर्ष आयु प्राप्त कर लेते हैं तो हम उनको अपने संगठन के माध्यम से उनको सम्मानित करते हैं। पर तीन सूत्री एक तरह से हमारा मांग पत्र जो है हम बार बार सरकार से इसमें अनुरोध करते हैं 12 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं राशीकरण को लेकर के। आगे बढ़ते खबरों में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना बदलाव की नई कहानी लिख रही है। देहरादून जिले के चक्राता ब्लॉक के ग्राम पाटी की नीलम चौहान इसी योजना की प्रेरणादायक मिसाल हैं, जिन्होंने सरकारी सहयोग से अपने सपनों को साकार किया। धामी सरकार की होम स्टे योजना ने जहां उत्तराखंड के पर्यटन को नई उड़ान दी है, वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई पहचान भी दी है। नीलम चौहान की कहानी ये संदेश देती है कि अगर हौसले बुलंद हो तो पहाड़ की ऊंचाइयों भी मंजिल बन जाती हैं। साल 2022-23 में पर्यटन विभाग से 15 लाख रुपए की सहायता लेकर नीलम ने हारुल ए बुटीक होमस्टे की शुरुआत की। नीलम चौहान सालाना 25 से 30 लाख रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। नीलम चौहान इसके बाद पर्यटन विभाग उत्तराखंड सरकार व माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी के द्वारा एक योजना संचालित की जा रही है जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना है। जनपद देहरादून की रहने वाली नीलम चौहान ने इस योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 22-23 में लिया। वो 15 लाख रुपए की सहायता प्राप्त करी। इस प्रकार उन्होंने अपना होम स्टे बनाया। वह न केवल स्वरोजगार से अपने को लाभान्वित कर रही हैं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की चलाई जा रही स्कीम दीनदयाल होम स्टे योजना के तहत मुझे वित्तीय सहायता मिली है हारुल होम स्टे का निर्माण करने के लिए। आज हारुल होम स्टे की वजह से मैं न कि खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, बल्कि मैं 7 से 8 लोगों को रोजगार भी दे रही हूँ। आगे बढ़ते खबरों में सितारगंज में उपजिला अस्पताल में रात्रि ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ के साथ युवक ने अभद्रता की। नर्सिंग स्टाफ ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुस्साए नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर के साथ कोतवाली में आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी है। नर्सिंग अधिकारी रेखा नेगी, अनीता दीक्षा समेत 9 स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर के साथ कोतवाली पहुंचे। नर्सिंग अधिकारियों ने आरोप लगाया कि 9 नवंबर की रात ड्यूटी के दौरान एक युवक अस्पताल में पहुंचा। नर्सिंग अधिकारियों का आरोप है कि आरोपी युवक का मरीज से कोई लेना देना नहीं, इसके बावजूद उसने नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया। चौकी में चल रही है, 2 दिन चौकी बैठे हैं। हम लोग स्टाफ नर्स हैं CSC सितारगंज में। वहाँ पे एक केस आया था 2 बजे रात को, 1:30 से 2 बजे के बीच में 9 तारीख को नाइट ड्यूटी में थे हम लोग। तो उसमें एक आदमी आया था, पहले एक पेशेंट आया, पेशेंट सिक था थोड़ा, SpO2 कम था उसका, और पेशेंट के साथ में उसके 2 अटेंडेंट थे उनके लड़के, और उसके साथ में एक और लड़का आया था, अजय भगत नाम अपना बताता है। वो पहले भी बहुत बार मतलब आ चुका है हॉस्पिटल में। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का